हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अकेडमी एसएससी जेई चैनल में। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, उस वीडियो को शेयर करें और लाइक कर कर अपनी अटेंडेंस को मार्क कर दें। गाइज, आज भी मैं आपके साथ पीजीसीएल के कुछ क्वेश्चन शेयर करने वाला हूं, सॉल्व करेंगे, आखिरी तक बने रहिएगा। ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा एडवांटेजेबल रहेगा। जो भी स्टूडेंट 13 अगस्त को पेपर देने वाले हैं, तो उससे सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ दो इंपॉर्टेंट बात। गाइज, अगर आप अनअकैडमी पर जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, अनअकैडमी पर मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं पर्सनल वे में, तो गाइज आप मेरे राहुल वर्मन कोड के साथ जुड़ सकते हैं। 10% डिस्काउंट मिलेगा, साथ के साथ आपको मेरी मेंटरशिप और गाइडेंस भी मिलेगी। ये सारे के सारे बेनिफिट मिलेंगे आपको सब्सक्रिप्शन के। गाइस, मैं पढ़ के यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, प्रॉपर गाइडेंस, सब कुछ आपको एक जगह पर मिलेगा। बेस्ट एजुकेटर भी आपको मिलेंगे, टेक्निकल नॉन टेक्निकल भी आपको एक जगह पर मिलेगा। करना क्या होगा, आपको लर्निंग ऐप जो है अनअकैडमी का वो इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर पुट करके यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको गोल सेलेक्ट करना है एसएससी जेई स्टेट एई एग्जाम्स का। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, किसी भी मंथ का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, अपनी सहूलियत के हिसाब से। कोड लगाना मत भूलना, राहुल वर्मन। 10% डिस्काउंट के साथ साथ आप इसी के थ्रू मेरे साथ पर्सनल वे में कनेक्ट होंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर क्या सर टेक्निकल मिलेगा? नहीं बच्चे, टेक्निकल प्लस नॉन टेक दोनों का दोनों मिलेगा आपको। एसएससी जेई और एई एग्जाम के अंदर एक नया बैच स्टार्ट हो चुका है 4 अगस्त से। संकल्प बैच, आप इसके अंदर जुड़ सकते हैं मेरे कोड के थ्रू, राहुल वर्मन कोड के साथ, और यहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन लेकर तैयारी कर सकते हैं, जो भी बच्चे आगे जेई एई एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है गाइज कि स्पेशल क्लासेस भी होती हैं ऐप के ऊपर जो टोटली फ्री हैं। राहुल वर्मन कोड को अप्लाई करके आप मेरे फ्री इनिशिएटिव्स को जो है एंजॉय कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा आपका नहीं लगना। लेकिन जब अनलॉक कोड आपका लगाया जाए तो आप राहुल वर्मन कोड अप्लाई कीजिएगा, ठीक है गाइज। यहाँ पर ये लीडर बोर्ड मिलता है स्पेशल क्लासेस के अंदर, और स्पेशल क्लास में जब आपको लीडर बोर्ड मिलेगा तो इससे आपको अपनी रैंक का भी पता चलेगा, आपको पता चलेगा आपसे कितने लोग आगे हैं, और आपको ये भी पता चलेगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही बनाए, कितने गलत बनाए और कितने सेकंड में बनाए, ठीक है गाइज। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बताएं 1 किलो आवर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेम एज ए बी सी डी। 4 ऑप्शन है, जल्दी बताएं क्या होगा राइट आंसर। 1 किलोवाट आवर कितने के बराबर होता है? तो माय डियर, ये होता है ऑप्शन नंबर सी के बराबर, ठीक है। देखो यहाँ पर जो अर्ग है माय डियर, ये भी एनर्जी की यूनिट है, बट ये क्या है, सीजीएस यूनिट है, ठीक है। एनर्जी की सीजीएस यूनिट जो होती है वो होता है अर्ग, बट हम यहाँ पर एमकेएस में लेते हैं, तो एमकेएस में आपको जूल मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ये तो पावर हो जाएगा, एनर्जी होगा नहीं, ठीक है। और बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होती है, बीटीयू नहीं, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर क्या होगा। 2 सोर्सेज आपके दिए गए हैं, पूछ रहा है एग्जामिनर ये जो वीडी सोर्स है ये किस प्रकार का सोर्स होगा, ठीक है। जो सर्किट है वीडी का वो किस प्रकार का सोर्स होगा। तो वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, या वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। माय डियर, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि करंट फ्लो हो रहा है, वोल्टेज 0 है, और यहाँ पर आपका जो करंट है जब आया तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वीडी का, तो ये करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है माय डियर, ठीक है। करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, और देख सकते हैं वोल्टेज इज ए फंक्शन ऑफ आईसी करंट, ठीक है। वोल्टेज इज ए फंक्शन ऑफ आईसी करंट। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि वोल्टेज डिपेंड कर रही है आईसी पर, इसलिए कौन कंट्रोल कर रहा है वोल्टेज को, करंट कंट्रोल कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता बेटा। समटाइम्स द व्हील्स ऑफ रोटेटिंग मशीन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्लोरेसेंट लैंप अपीयर्स टू बी स्टेशनरी। दिस इज ए बी सी डी, कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? बताएं माय डियर, ये स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट होता है, जो आपको ऑलरेडी पता है। बहुत सही सही जवाब दिया बेटा आप सभी ने, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट, इसके अंदर क्या होता है, फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट में चलती हुई मशीन या तो आपको उल्टी हुई घूमती दिखाई देती है या स्टेशनरी दिखाई देती है, इसलिए इंडस्ट्री के अंदर आप सोडियम वेपर लैंप का इस्तेमाल करते हैं। हाईली एफिशिएंट होते हैं ये लैंप, और इसके अंदर ही इस वाले इफेक्ट को हम एलिमिनेट कर देते हैं। गॉट इट। चलिए
तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। सोडियम वेपर लैंप आप मेरे को बताएं सभी के सभी कमेंट में कि कौन सा कलर देता है फाइनल ग्लो पर। तो येलो देगा, वेरी गुड। और स्टार्टिंग में आपको पिंक देगा, पिंक से येलो जाने में इसे 10 से 15 मिनट लगेंगे। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल आपकी आंखों के सामने, बताएं ग्राउंड वायर इज यूज्ड। तो यहाँ पर जो ग्राउंड वायर होता है उसका काम क्या है? गुड रेगुलेशन देना, सपोर्ट करना टावर को, या फिर सी डी ए बी सी डी। यहाँ 4 ऑप्शन है, जल्दी बताएं व्हाट इज द राइट आंसर। व्हाट इज द राइट आंसर माय डियर? तो माय डियर यहाँ पर पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ये जो ग्राउंड वायर है आपका, जिसे आप लाइटनिंग कंडक्टर भी कहते हैं, जो लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करता है, लाइटनिंग स्ट्रोक से, ठीक है, ये जो है ये लगता है टावर के पॉइंट से ऊपर, और ये टावर के साथ नीचे जाके क्वांटर पॉइंट के साथ ग्राउंडेड हो जाता है। ठीक है, ये क्या होगा आपका, नीचे जाकर इट विल बी गेट ग्राउंडेड। ठीक है, तो ये लगता ऊपर है लेकिन ये टावर की मदद से ग्राउंड को टच करता है। तो यहां पर क्या होगा, कनेक्टेड टू ए सर्किट कंडक्टर और अदर डिवाइस ऑन अर्थ प्लेट। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। नेक्स्ट बताओ बेटा, इनवर्स स्क्वायर एंड द लैम्बर्ट कोसाइन लॉ आर पर्टेनिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर? इनमें से इलेक्ट्रिसिटी, रेजिस्टेंस, इल्यूमिनेशन या फिर मैग्नेटिज्म। व्हाट इज द राइट आंसर? क्या होगा इसमें से राइट आंसर? बताएं कि ये दोनों के दोनों लॉ कहां से रिलेट करते हैं। माय डियर आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर सी इल्यूमिनेशन से रिलेट करते हैं ये दोनों के दोनों लॉ, है ना। ऑप्शन नंबर सी, इस पे समय खराब नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है यार क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द फॉलोइंग सर्किट। बताएं क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल सही, मैं देख रहा हूं, चलो बताओ क्या होगा राइट आंसर। ए बी सी डी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो कुछ बच्चों ने यहाँ बी आंसर बताया है, जिन्होंने बताया यार बिल्कुल सही बताया, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए आप क्या करो, नोडल एनालिसिस लगा दो। तो v/3 माइनस का 4i प्लस v/2 माइनस का 2, ठीक है, इक्वल्स टू 0। और अगर यहां पर v लग रहा है तो इधर देखो, यहां v लग रहा है तो इसके अक्रॉस भी v लग रहा होगा, तो v बराबर क्या हो जाएगा, 3i हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सर हो जाएगा। तो आपको फाइंड यहां पर जो करना है माय डियर, वो i1 करंट फाइंड करनी है। सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक है, i1 करंट फाइंड करनी है। तो v बराबर 3i पुट कर दो सब जगह। ये कैंसिल, ठीक है, तो आपको यहां मिलेगा i माइनस का 4i प्लस 1.5i बराबर 2। ठीक है, इसे सॉल्व करने पर आपको 2.5 मिलेगा। 2.5 में से 4 गए तो 1.5 बचा माइनस का 2। तो आई बराबर कितना हो गया, माइनस का 20/15। ठीक है, माइनस के 20/15। तो देखो बेटा i1 फाइंड करना है ना, हाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि v बराबर सब ने 3i लिख दिया है, मैं ही ले रहा हूँ, ये i1 में कन्वर्ट हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, तो i1 कितना आ गया आपका माय डियर, माइनस का 4/3 एम्पियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शाबाश गाइस। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, आई भी रखोगे तो भी आप सही कैलकुलेशन में जा रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, बट i1 रख के आप यहाँ राइट आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द सैग ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीजेज द टेंशन विल डिक्रीज, इंक्रीज, नॉट अफेक्टेड, या फिर क्या होगा? जल्दी बताओ व्हाट इज द राइट आंसर, व्हाट इज द राइट आंसर माय डियर। गुरुजी हमें इतना पता है, इस बराबर WL²/80 होता है, वेट, स्पैन लेंथ, ठीक है, टेंशन। तो सैग और टेंशन दोनों एक दूसरे के विक्रमानुपाती हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर यहाँ पर तापमान आपका बढ़ेगा तो सॉरी 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 टेंशन बोल रहा था, जल्दी जल्दी, सॉरी गाइस, टेंशन दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर आपका टेंशन बढ़ेगा तो सैग घटेगा, और टेंशन घटेगा तो सैग बढ़ेगा। यहाँ कह रहा है और वाइस वर्सा, सैग जो है इंक्रीज हो रहा है तो टेंशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपका वैलिड तभी होगा माय डियर जब आपका इक्वल इक्विवेलेंट प्लेन पे होंगे दोनों के दोनों पोल। ठीक है, सेम ग्राउंड प्लेन पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
पुल आउट टॉर्क ऑफ द सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर ऑकर व्हेन द टॉर्क एंगल इज अबाउट, कितना होता है? पुल आउट टॉर्क होता क्या है भाई? वो लोड एंगल जिसके बाद मशीन अपना सिंक्रोनिज्म खो देगी अगर उससे आप ज्यादा लोड अप्लाई करोगे तो। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 75 डिग्री, क्या होगा राइट आंसर? जल्दी बताओ, व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन माय डियर? तो माय डियर अगर आप सैलिएंट के लिए बात करते हो तो आप सबको पता है सैलिएंट के अंदर लोड एंगल जो आता है लेस देन 90 डिग्री आता है, और इसकी वैल्यू भी मैं आपको बता चुका हूँ 70 से 80 डिग्री रहती है ना? तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपसे सिलेंड्रिकल पूछता तो सिलेंड्रिकल वाले जितने भी बच्चे हैं 90 गा रहे हैं तो नहीं है तो 90 हो जाता, बट नॉन सैलिएंट के लिए यहाँ पर लेस देन 90, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि आप सबको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ऑलरेडी मैं काफी बार इसे एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो डी इज द राइट आंसर। चलिए क्लियर। और अगर आपसे पूछता है कि रिलेक्टेंस पावर का कितना होता है एंगल, याद रखना 45 डिग्री होता है। 9th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच कैन बी फिल्ड इन द जीएलएस लैम्प, जो आपका जनरल लाइटनिंग सिस्टम लैंप है या जनरल लैंप जो होता है उसके अंदर आप किस प्रकार की गैस को भरेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जियोन, एनी इनर्ट गैस, व्हाट इज द राइट आंसर? तो मेरे भाई आप एनी इनर्ट गैस यहां पर भर सकते हो, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आर्गन का इस्तेमाल करते हैं हम अमूमन तौर पर, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट 10वां सवाल, प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए कैपेसिटर अक्रॉस द सप्लाई टू बी फ्लोरेसेंट ट्यूब इज टू, किस लिए लगाते हैं हम? क्या होता है प्राइमरी फंक्शन कैपेसिटर का कि फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट के अंदर हम जो लगाते हैं उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होगा? माय डियर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी है? सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको एक ही याद रखनी है कि देखो यार, हम सबको पता है एक इंडक्टर जो होता है वो क्या करता है? रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करता है, तो इसके अंदर चॉक कॉइल होती है ना? जो चॉक होती है एक तरीके का इंडक्टर है, वो रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करेगी। तो आप कैपेसिटर अगर लगा देंगे लाइन में तो क्या होगा? एक्स्ट्रा रिएक्टिव पावर जो सप्लाई से ड्रॉ कर रहा था चॉक, वो अब कैपेसिटर देने लगेगा, तो इससे हमारा जो एंगल होगा वो क्या होगा? कम हो जाएगा, एंगल विल गेट रिड्यूस्ड, है ना? क्योंकि हम सबको पता है tan फाइव बराबर एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर, है ना? तो यार यहाँ पर अगर एक्सी आएगा सीन में तो ये ऊपर का पैरामीटर कम होगा और ये वैल्यू भी अपने आप कम होगा, एंगल कम तो पावर फैक्टर ज्यादा, ऑप्शन नंबर ए। चलो रे बाबा, नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, जल्दी बताओ ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा? इन द सर्किट शोन अबव द सर्किट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी विल बी इक्वल्स टू 5, 15, 10, 1। तो माय डियर यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ए और बी के बीच कैलकुलेट करना है आपको, बहुत बढ़िया। तो ये देखो 10 और 10, तो 10 और 10 कितना हो गया? 5, तो 5 और 5 कितना हो गया? 10, 10 और 10 कितना हो गया? 5 ओम। ठीक है, दैट आई एम राइट, बिल्कुल सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर, 12वां सवाल आपकी आंखों के सामने, बताओ इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक मटेरियल है? निकेल, सॉफ्ट आयरन, मैग्नीशियम या हार्ड आयरन? जल्दी बताओ, व्हाट इज द राइट आंसर? व्हाट इज द राइट आंसर? सर जी हमें आप पहले से बता रखा है आपने कि ये जो निकेल होता है, आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, ये तीनों के तीनों फेरोमैग्नेट है। तो निकेल भी फेरोमैग्नेट है, आयरन भी फेरोमैग्नेट है, हार्ड आयरन भी लो, सॉफ्ट आयरन भी हो, दोनों के दोनों फेरोमैग्नेट्स में आएंगे। बट मैग्नीशियम जो है वो पैरामैग्नेट है, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। कॉपर का याद रखना बेटा डायमैग्नेट होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम का याद रखना पैरामैग्नेट होता है। चलो रे बाबा, नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां सवाल आपकी आंखों के सामने, यूनिवर्सल मोटर इज वन विच, भाई सबको पता है यूनिवर्सल तो दो ही टाइप की सप्लाई है, एसी और डीसी। जो यहां पर चलेगी एसी डीसी पर, आइदर इनमें से किसी एक पर ऑपरेट हो जाए वो यूनिवर्सल मोटर। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर शुड बी आइडेंटिकल फॉर टू अल्टरनेटिंग रनिंग इन द पैरेलल? बताओ यार क्या होना चाहिए? पावर फैक्टर, पावर, रिएक्टिव पावर या फेज सीक्वेंस? दो अगर पैरेलल ऑपरेशन कर रहे हैं आप तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा फैक्टर होगा पैरेलल ऑपरेशन के लिए? तो गाइस देखो, जैसे हम थ्री फेज में पढ़ते आ रहे हैं, शुरुआत से हमने एक एक चीजों को पढ़ा है, हमें ऑलरेडी पता है कि यार कि अगर एक अल्टरनेटर आरबी वाई फेज में है तो दूसरा भी आरबी वाई में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, देयर विल बी ए फ्लोइंग ऑफ सर्कुलेटिंग करंट
और जिससे सिंक्रोनिज्म लूज होने का खतरा है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सही जवाब दिए बेटा, बहुत ही बढ़िया। बताओ, डिटरमाइन द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट वैल्यू फॉर द गिवन सर्किट। बताओ क्या होगा राइट आंसर इसका, जल्दी बताओ रे बाबा, व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। आपको थेवेनिन सॉल्व करना है सर्किट का। देखो यार, इसमें दोनों ही वैल्यू आपको निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर आरटीएच निकाल के देख लो, आरटीएच में इसे ओपन कर दो यार, इसे शॉर्ट कर दो, ठीक है। तो ये 200 इंटू 50 पैरेलल में आ जाएगा, नीचे 250, पंजे 40 हो। या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब यहाँ पर VTH फाइंड कर लो, तो VTH के लिए यार नोडल लगा लो, क्योंकि इसके अक्रॉस आप VTH निकालना चाह रहे हो। इन सबके अक्रॉस VTH नोडल लगाकर खत्म करो क्वेश्चन। VTH माइनस 125 बाय 50 प्लस का 2 प्लस VTH बराबर 200 बराबर 0। ऑन सॉल्विंग दैट यू विल गेट 20 वोल्ट। सॉल्व करके मुझे अभी बताओ तुरंत के तुरंत। चलो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर, 16वां सवाल आपकी आंखों के सामने। पिन टाइप इंसुलेटर आर यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन लाइन। पिन टाइप इंसुलेटर का आप इस्तेमाल ट्रांसमिशन लाइन में कितने वोल्टेज तक के लिए करोगे। बिल्कुल सही जवाब दियो बेटा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो अप टू द 33 kV यहां तक आप यूज करते हो किसका, पिन टाइप का। यहां पर इससे ऊपर करते हो डिस्क टाइप या सस्पेंशन टाइप का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फ्लक्स दैट फ्लो ए पाथ नॉट इंटेंडेड फॉर इट, मतलब जो अपने पाथ को छोड़कर कहीं और इधर उधर निकल गया, तो समझो भैया वो लीकेज फ्लक्स है, साफ बात। तो लीकेज फ्लक्स क्या होता है भाई, टोटल फ्लक्स ओवर यूजफुल फ्लक्स। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, टोटल फ्लक्स ओवर यूजफुल फ्लक्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां सवाल। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंगल फेज ट्रैक्शन सिस्टम। जो सिंगल फेज ट्रैक्शन सिस्टम है उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होती है, ABCD बताओ जल्दी। यार सबको पता है सर, हमारा जो कैंटू सिस्टम है के अंदर हम 16 2/3 यानी 1.667 हर्ट्ज का यूज करते हैं, 25 kV की सप्लाई यूज करते हैं, सिंगल फेज होती है, कन्वर्टर से कन्वर्ट करके DC में बनाकर DC ट्रैक्शन मोटर को देते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बेटा। यहाँ पर बताओ क्या होगा, फुल रेक्टिफिकेशन के लिए वैल्यू निकालनी है, तो RMS वैल्यू जो करंट की है वो क्या रहेगी, RMS वैल्यू सबको पता है यार, Im/2 होता फॉर फुल ब्रिज रेक्टिफायर, है ना, क्लियर, √2, ठीक है। तो माय डियर यहाँ RMS दिया गया आपको हाफ ब्रिज का, तो हाफ ब्रिज का IRMS कितना हो गया, /2। तो यार IM पीक कितना निकाल लोगे यहाँ से, सर ये आपने दे रखा है 10, तो IM कितना आ गया 20, तो यहाँ पर 20 पुट कर दो फुल ब्रिज के लिए, 20/√2, तो ये कितना हो गया 10/√2, 10, हाँ यही आना चाहिए ना। ओके, आई थिंक देयर विल बी सम मिसिंग ओवर देयर, कोई बात नहीं यार, हो जाता है लाइफ में। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 10/√2 इज द राइट आंसर। चलो रे बाबा, नेक्स्ट 20वां सवाल। बताओ रे बाबा, I4 के लिए इनमें से कौन सी इक्वेशन सही होगी, ABCD, व्हाट इज द राइट आंसर माय डियर, व्हाट इज द राइट आंसर। तो माय डियर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट है। कैसे भाई, आने वाली करंट जाने वाली के बराबर, तो दो ही करंट आने वाली है, I1 प्लस I4 बराबर किसके, I5 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो यार यहां पर क्या होगा, I4 बराबर माइनस का I1, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर, बेटा इसके लिए तो समय बिल्कुल खराब नहीं करना, तुरंत आंसर देना है, तुरंत आंसर देते निकलते बनना है, तुरंत जल्दी बताओ बेटा क्या होगा राइट आंसर।
नॉन मेटेलिक नहीं सर जी, मेटेलिक कंडक्टर के लिए ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट सवाल, 22वां सवाल। बता बेटा, इंडक्शन हीटिंग के लिए जो डेप्थ होता है अप टू विच करंट विल पेनिट्रेट इज प्रोपोर्शनल टू। बेटा आपको स्किन डेप्थ ही निकालनी है, इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। स्किन डेप्थ का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अटेन्युएशन कांस्टेंट के। डेल्टा बराबर √2 सिग्मा दिस, ठीक है। तो यहां पर आप जो 2 ओमेगा बराबर आप इसे ओपन करोगे पाई एफ म्यू, तो यार ये आ जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो पावर हाफ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 23वां सवाल, द एसआई यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर इज केल्विन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एसआई यूनिट हम केल्विन में ही डील करते हैं माइडिया, सेंटीग्रेड डिग्री में नहीं करते, ठीक है, ध्यान रखो इस बात को। द मेन पार्ट ऑफ सीआरओ इज स्क्रीन सीआरटी, हॉरिजॉन्टल प्लेट, वर्टिकल प्लेट नहीं माय डियर, कैथोड रे, ठीक है। कैथोड गन जो होती है आपकी सीआरटी, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सीआरओ का। 25वां सवाल, इल्यूमिनेशन, व्हाट इज लैंप एफिशिएंसी रिप्रेजेंटेड इन इल्यूमिनेशन, व्हाट इज लैंप। यार सिंपल सी बात है सर, ल्यूमन पर वॉट होती है, इस पर न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, आपको ल्यूमन भी दे देगा और आपको वॉट भी दे देगा, एफिशिएंसी पूछ लेगा। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में ये फॉर्मूला ही है। तो ऑप्शन नंबर सी से याद रखो, बहुत सही जवाब दियो बेटा, शाबाश। चलो 26वां सवाल बेटा आपकी स्क्रीन के सामने, एग्जाम्पल ऑफ ए शॉर्ट टाइम इंटरमिटेंट लोड, क्रेन्स, मेटल कटिंग लेथ्स या रोलिंग मिल्स या फिर आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। क्या होगा माय डियर इसका राइट आंसर। तो माय डियर देखो, जहां पर मैंने बता रखा है शॉर्ट टाइम इंटरमिटेंट के अंदर आपका रोलिंग मिल्स, इसमें वैसे थोड़ा आपका देखा जाए तो क्रेन्स भी आ जाएगा, ठीक है। तो देख लो यहां पर दोनों ही ऑप्शन राइट है, गलत नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं यार। कॉम्बिनेशनल सर्किट इज वन इन विच आउटपुट डिपेंड्स ऑन, combinational circuit is the one in which output depends on A B C D। जल्दी बताओ भाई, कॉम्बिनेशनल सर्किट कौन से होते हैं भाई, जैसे आपका मक्स हो गया, डी मक्स हो गया, एनकोडर हो गया, कोडर हो गया, हाफ एडर, सब्ट्रैक्टर। तो माय डियर इनके पास क्या होता है, ये प्रेजेंट आप जो इनपुट दोगे उसी के रेस्पेक्ट में आपको आउटपुट देंगे, प्रेजेंट पर ही डिपेंड करेगा, आपका जो प्रेजेंट इनपुट है उसी पर आउटपुट डिपेंड करेगा। जबकि सिक्वेंशियल के अंदर क्या होता है, आपका जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं वह, ठीक है, वो आपके मेमोरी को स्टोर करते हैं, ठीक है, वो पास्ट की वैल्यू पर भी डिपेंड करेंगे और प्रेजेंट की वैल्यू पर भी डिपेंड करेंगे। तो माय डियर यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट बता बेटा, क्या होगा चार्ज का वैल्यू। सर जी ये तो सिंपल है, डी क्यू बाई डी टी कर देंगे हम, माइनस का 10 ई की एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायलेट एक्साइटर इज प्रोवाइडेड ऑन जनरेटर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, ए बी सी डी, कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। भाई यार एक्साइटर का काम क्या है भाई, मेन पोल बनाना, मेन पोल से फ्लक्स बनाना, है कि नहीं, जिससे पोल्स बनाए मेन पोल्स और जिससे हमें फ्लक्स मिले यूजफुल, जिसका हम यूज कर पाए अपने ईएमएफ जनरेशन में। तो यार ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब दियो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट की सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या होती है। तो हीटिंग एलिमेंट की सबसे मेन प्रॉपर्टी होती है माय डियर, उनका जो रो रेजिस्टिविटी का मान है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, हाई, और अल्फा की वैल्यू होनी चाहिए लो। तो ऑप्शन नंबर ए बेटा यहां पर राइट आंसर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट शुड बी वेरी हाई। उम्मीद करता हूं यार आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत फास्ट नेचर में लगा होगा। क्यों, क्योंकि राहुल सर ये सेशन रिकॉर्डेड कर रहे हैं, कहीं जाना है, ठीक है, इस रीजन की वजह से, सॉरी फॉर दैट गाइस, ठीक, बट आपका समय खराब नहीं होने दिया मैंने। एसएससी जेई, एसएससी एई की नई कैटेगरी आ चुकी है, आप कनेक्ट होंगे तो एसएससी एग्जाम में नहीं, आप एसएससी जेई और स्टेट एई एग्जाम्स में ही कनेक्ट होंगे विद राहुल वर्मन कोड के साथ, ठीक है। तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, किसी भी मंथ का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, यहाँ पर जुड़ सकते हैं राहुल सर के साथ, ठीक है। नए कोर्सेज आपका लॉन्च हो चुके हैं और जल्दी से जल्दी और बहुत सारे कोर्स आने वाले हैं।
SSC JEE एग्जाम्स के अंदर संकल्प बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू माय कोड। इसी के थ्रू आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट होंगे। बाकी सारी चीजें आपको पता है, ठीक है। SSC के अंदर अगर आप जुड़ना चाहते हैं फॉर CGL CHSL किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन किसी भी मंथ का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर राहुल वर्मन कोड के साथ जुड़कर अपने दोस्तों को भी रिकमेंडेड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय गाइस। कोई भी प्रॉब्लम हुई हो यार, उसके लिए माफी चाहूंगा आप सबसे, कमेंट के अंदर लिखकर बता दीजिए।